वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और लेकर आया हूँ मैं आपके लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए इसके पहले वाला जो पार्ट बनाया था वही सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन देखा था दोस्तों। अब उसके बाद 25 क्वेश्चन और देखेंगे पार्ट बी में। तो जिस क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व किया है ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं वो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे प्रोवाइड होते रहे। तो हम देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, शोल्डर किसका मिश्र धातु है। तो शोल्डर किसका मिश्र धातु है, इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है ताम्र एवं एल्युमिनियम का, सेकंड ऑप्शन दिया है टीन और सीसा का, थर्ड ऑप्शन दिया है निकिल का और ताम्र और जस्ता का, और फोर्थ ऑप्शन दिया है रजत, ताम्र और सीसा का। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आंसर बी, क्योंकि शोल्डर जो है किसका मिश्र धातु होता है, ये टीन और सीसा का होता है दोस्तों। क्योंकि शोल्डर में टीन और सीसा अर्थात कि लेड का यूज़ किया जाता है। तो टीन और लेड का कॉम्बिनेशन होता है। ये 67% प्लस 30% इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चालक जो ठोस न बनाकर कई बारीक तारों को रस्सी की तरह लपेट कर बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो बहुत सारे जो कंडक्टर हैं, हम कंडक्टर को ठोस न बनाकर उसको बारीक बारीक तारों से, ऐसे बारीक बारीक तारों से इसको स्ट्रैंडेड करते हैं हम, और बारीक बारीक तारों को लपेट कर बनाया जाता है। तो उस कंडक्टर को क्या कहा जाता है। जैसे कि 1/18 का वायर है, तो 1/18 का जो तार होता है, ये 1/18 का तार, इस तार में देखेंगे कि बारीक बारीक महीन तार होते हैं। वैसे ही इन तारों को जब लपेट कर जब बनाया जाता है तो ये कहलाता है स्ट्रैंडेड चालक, अर्थात कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर कहलाता है। बहुत सारे बारीक बारीक तारों को लपेट कर एक ठोस चालक जब निर्माण किया जाता है तो ये कहलाता है स्ट्रैंडेड चालक। तो 27 का आंसर होगा दोस्तों स्ट्रैंडेड कंडक्टर या स्ट्रैंडेड चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। निम्न चालक पदार्थों में सर्वोत्तम चालकता वाला पदार्थ कौन सा है। तो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी ये डिपेंड करेगा कि उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो लास्ट वाले जो ऑर्बिट कक्ष में अंतिम जो कक्ष होता है, तो अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। ऑप्शन ए दिया है तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन 3 दिया है चांदी, और ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 दिया है एल्युमिनियम। तो इसमें सर्वोत्तम जो चालकता होती है वो होती है, अच्छी चालकता वो होती है सिल्वर की। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सिल्वर। तो सिल्वर का जो है सबसे अच्छी कंडक्टिविटी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके लास्ट या अंतिम कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के कारण ये सर्वोत्तम चालकता, अच्छी कंडक्टिविटी चांदी की होती है दोस्तों। तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वो उस 2 होने के कारण अंतिम कक्षा में अच्छी चालकता चांदी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विद्युत नियम अनुसार न्यूट्रल का रंग होता है। तो दोस्तों न्यूट्रल का जो रंग होता है इसमें से देखेंगे हम, तो न्यूट्रल का रंग होता है काला या हरा, नीला या लाल। तो न्यूट्रल कलर का जो होता है तार, उसका कलर होगा ब्लैक, अर्थात कि काला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो न्यूट्रल कलर का जो होता है तार, उसका काला कलर होता है, ठीक है। फेस को इसका रेड मिलेगा आपको, अर्थ का मिलेगा आपको ग्रीन कलर। ये बेसिक चीज़ें हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी RYB का भी कलर पूछ लेता है। तो R से होता है रेड, Y से येलो और B से ब्लू। इन तीनों कलर को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, जिस केबल के चालकों पर अलग अलग इंसुलेशन चढ़ा हो वो केबल क्या कहलाता है।
मतलब ये जो कोई केबल है, ये फर्स्ट कोर हो गया, सेकेंड कोर हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, और इनके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। अब ये पूरा एक कोर में है, मतलब कि इसके ऊपर इंसुलेशन आवरण चढ़ा हुआ है और यहाँ से 3 केबल निकले हुए हैं, एक आर का है, दूसरा वाई का और तीसरा बी का है। तो जिस केबल के चालकों पर अलग अलग इंसुलेशन चढ़ा हो, जैसे कि आर में अलग इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, वाई में अलग इंसुलेशन चढ़ा हुआ है और बी में अलग इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, इन तीनों केबल में अलग अलग इंसुलेशन चढ़ा हुआ, तो ऐसे केबल को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन में दिया है एकल कोर, ऑप्शन भी दिया है मल्टी कोर, ऑप्शन 3 दिया है द्विकोर, या ऑप्शन 4 दिया है 3 कोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर होगा मल्टी कोर। तो आर वाई से शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए इन दोनों के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। अब इंसुलेशन आर्क में भी चढ़ा है, वाई में भी चढ़ा है और बी में भी चढ़ा है, ये तीनों एक ही केबल के अंदर से निकले हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मल्टी कोर कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा सेकेंड, मल्टी कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वोल्टेज सामान्यतः होती है, मतलब कि एलवी वोल्टेज, लो वोल्टेज की बात की जा रही है। तो लो वोल्टेज में 4 ऑप्शन क्या होगा इसमें? 0 से 50 वोल्ट होगा, या 0 से 100 वोल्ट होगा, या 0 से 150 वोल्ट होगा, या ऑप्शन 4 दिया है 0 से 250 वोल्ट होगा। तो निम्न वोल्टेज जो सामान्यतः होती है ये 150 वोल्ट, 0 से 150 150, मतलब कि 150 वोल्ट होता है। तो ये लो वोल्टेज की श्रेणी में आता है दोस्तों, एलवी लो वोल्टेज की श्रेणी में आता है। तो जहाँ पर 0 से 250 वोल्ट दिया हो वो सामान्यतः लो वोल्टेज, निम्न वोल्टेज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग होती है, क्वेश्चन नंबर 32। तो रबर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, रबर ये अचालक पदार्थ होता है। रबर क्या है? एक प्रकार का अचालक पदार्थ है, और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, मतलब कि ऐसा मान जो अचालक पदार्थ से धारा प्रवाहित होने लगे, तो वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो वो कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है 5 kV/mm, सेकंड दिया है 15 kV/mm, थर्ड दिया है 30 kV/mm और फोर्थ दिया है 20 kV/mm। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 30 kV/mm। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है रबर की वो 30 kV/mm होती है। रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV/mm होती है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम अनुसार क्या होगा? तो ओम का नियम हमें मालूम है, इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को हम क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा सही है। तो ओम का जो नियम है V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? ओम का नियम ये कहता है, यदि किसी कंडक्टर में, यदि कोई कंडक्टर है ये और कंडक्टर के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, तो आपने ये कंडक्टर के सिरों पर आपने विभवांतर लगा दिया, कंडक्टर का सिरा A और सिरा B, यदि किसी कंडक्टर के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस कंडक्टर में या चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है, तथा उसके उस कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये जो रिलेशन हो जाता है V = I × R। यदि V प्रोपोर्शनल टू I है और जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो R कांस्टेंट लग जाता है, अर्थात V = I × R। और इसमें R क्या है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जो प्रत्येक कंडक्टर की क्वालिटी होती है कि उसके अंदर स्वयं का रेजिस्टेंस का गुण होता है। इसी प्रकार से R जो है इसका कांस्टेंट बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका जो आंसर है ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I। तो सेकंड आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन V प्रोपोर्शनल टू I। ओम के नियम अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन क्या है? किसी परिपथ में प्रतिरोध का विरोध करता है। 34 किसी परिपथ में प्रतिरोध का विरोध कौन करता है? ऑप्शन ए दिया है शक्ति का विरोध करता है। ये जो रेजिस्टेंस है ये किसका विरोध करता है? आर जो है रेजिस्टेंस ये किसका विरोध करता है दोस्तों? तो ये जो विरोध करता है ऑप्शन फर्स्ट दिया है शक्ति का, ऑप्शन बी वोल्टेज का, ऑप्शन डी दिया है करंट का, ऑप्शन 4 दिया है एनर्जी का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
तो ये जो है 34 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रजिस्टेंस हमेशा करेंट का विरोध करता है। रजिस्टेंस हमेशा किसका विरोध करता है? करेंट का विरोध करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 34 का ऑप्शन थर्ड सही होगा, करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एक 12 ओम का प्रतिरोधक 60 वोल्ट डीसी स्रोत के आर पार जुड़ा है, तो प्रतिरोधक से बहने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी? मतलब आई का मान हमें ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें आर का मान दिया है, आर का मान दिया है कितना है? 12 ओम। वी का मान दिया है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। हमें आई का मान निकालना है, तो आई इक्वल क्या होता है दोस्तों? वी अपान आर होता है। वी दिया है हमारे पास 60 वोल्ट, आई दिया है 12, तो ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। तो आई का मान जो है वो कितना निकलेगा? 5 एम्पियर। तो इस तरीके से दोस्तों हम आंसर निकाल सकते हैं आई इक्वल वी अपान आर वाले फार्मूले से। तो हमें मिलेगा आई इक्वल वी अपान आर वाले फार्मूले से 5 एम्पियर। तो इसका सॉल्यूशन साइड में दिया है, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चुंबक की जो प्रबलता होती है उसकी इंटेंसिटी, यदि ये कोई क्षण चुंबक है और यहाँ पर N और S पोल बना हुआ है, तो उसकी प्रबलता सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है ध्रुव पर, ऑप्शन बी दिया है बीच में, ऑप्शन सी दिया है ऊपर नीचे, या ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो जो चुंबक की जो प्रबलता होती है दोस्तों वो ध्रुवों पर ज़्यादा होती है, तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा। चुंबक की जो प्रबलता है वो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विद्युत चुंबक है एक अस्थायी चुंबक, ऑप्शन सेकंड दिया है अस्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, या थर्ड दिया प्राकृतिक चुंबक, या फोर्थ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत चुंबक होता है जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ये एक प्रकार का अस्थायी चुंबक होता है। मतलब यदि किसी कॉइल में धारा प्रवाहित की जाए, यहाँ से आपने धारा प्रवाहित किया, जब धारा प्रवाहित करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ से सप्लाई से इसे हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को खत्म कर देगा। अर्थात ये जो विद्युत चुंबक होता है ये अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है? एक प्रकार का अस्थायी। इसका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं? क्वेश्चन नंबर 38। एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे 10 टू द पावर 18। इसमें जो 10 पे 18 की घात है दोस्तों, जो पीछे प्रिंट हुआ है, नीचे प्रिंट हुआ है, और इसमें 10 पे 21 की घात होगी। तो इस प्रकार से 10 पे -10 की घात, 10 पे 10 की घात से लेकर 10 पे 12 की घात, ऑप्शन थर्ड दिया 10 पे 5 की घात, या 10 पे 8 की घात, या 10 पे 23 की घात, या 10 पे 26 की घात। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो एक जो डोमेन होता है ये, इसका सही आंसर फर्स्ट होगा 10 टू दी पावर 18 से लेकर 10 पे लेकर 21 की घात, मतलब 10 पे 18 से 10 पे 21 तक लगभग इतने परमाणु होते हैं एक डोमेन में। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, और 39 क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए दिया यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ अर्थात कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात की जा रही है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? निको, एल्युमिनियम, निकिल एंड कोबाल्ट। इससे स्थायी चुंबक बना सकते हैं हम, लेकिन ये स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम एल्निको का यूज़ करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिया है लौह चुंबकीय पदार्थ की बात की जा रही है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है निकिल, सेकंड है प्लेटिनम, थर्ड है एल्युमिनियम, और फोर्थ है जस्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए होगा निकिल, क्योंकि लौह चुंबकी जो पदार्थ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये निकिल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल निकिल होता है। तो लौह चुंबकी पदार्थ इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 39 का फर्स्ट निकिल। इसके बाद देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है फाई, इसका जो एसआई यूनिट होता है, ये एसआई यूनिट ऑप्शन में दिया हुआ है मैक्सवेल, ऑप्शन सेकंड दिया है गॉस, ऑप्शन थर्ड दिया है टेस्ला, ऑप्शन फोर्थ दिया है वेबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा वेबर, इसका सही आंसर होगा वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। इसे WBC भी लिखते हैं शॉर्टकट में, या तो वेबर भी लिखते हैं स्टूडेंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, किसी चुंबक किन धातुओं को आकर्षित एक चुंबक किन धातुओं को आकर्षित कर सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आयरन क्रॉस एवं एल्युमिनियम, सेकंड दिया है आयरन जिंक तथा कोबाल्ट, थर्ड ऑप्शन दिया है आयरन निकिल सिल्वर, फोर्थ ऑप्शन दिया है कोबाल्ट निकिल और स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक जो चुंबक है किन धातुओं को आकर्षित कर सकता है, तो ये कर सकता है कोबाल्ट निकिल और स्टील, क्योंकि ये जो बेस्ट मटेरियल होते हैं कोबाल्ट निकिल और स्टील, इनको एक मैग्नेट बड़े तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है एक मैक्सवेल बराबर होता है। तो एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है स्टूडेंट, 10⁸ वेबर, सेकंड ऑप्शन दिया 10⁴ वेबर, थर्ड दिया है 10⁻⁸ वेबर और फोर्थ दिया है 10⁻⁻10 वेबर। तो इसका राइट आंसर है 1 मैक्सवेल बराबर होता है 10⁸ वेबर, 10⁸ वेबर। ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट 10⁻8 लगा के आते हैं, लेकिन उसका राइट आंसर है 10⁸ वेबर। तो 1 मैक्सवेल बराबर 10⁸ वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43, ईएमएफ की इकाई क्या है। तो ये जो है ब्लैंक, यहाँ पर ईएमएफ की इकाई क्या आएगी, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टूडेंट ईएमएफ की जो इकाई होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। तो ईएमएफ की जो इकाई है 1 इसमें वोल्ट दिया है, अर्ग दिया है सेकंड ऑप्शन, थर्ड दिया मैक्सवेल और फोर्थ दिया है एम्पियर टर्न पर वेबर। तो ईएमएफ की जो इकाई बेसिकली होती है वो वोल्ट होती है, ईएमएफ की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, इसमें दिया है ये क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कि रिलक्टेंस की इकाई है, क्या है रिलक्टेंस की इकाई। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फर्स्ट में वेबर दिया है, सेकंड एम्पियर, थर्ड में मैक्सवेल और फोर्थ ऑप्शन दिया है एम्पियर टर्न पर वेबर। तो जो रिलक्टेंस की जो इकाई होती है दोस्तों, रिलक्टेंस, ये जो रिलक्टेंस होता है ये क्या होता है, तो इसे हम समझेंगे रिलक्टेंस, ये मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम कौन करता है, रिलक्टेंस करता है। मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम रिलक्टेंस करता है दोस्तों। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है और मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है रिलक्टेंस। तो यही रिलक्टेंस है जो बाधा उत्पन्न करने का काम करता है स्टूडेंट। उसका राइट आंसर क्या होगा, उसकी इकाई क्या होगी क्वेश्चन नंबर 44 की, तो ये हो जाएगी एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। इसे
इस टाइप से भी लिखा जाता है एम्पियर टर्न पर वेबर, या तो हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे एम्पियर टर्न पर वेबर, इस टाइप से भी लिखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएमएफ की इकाई है, एमएमएफ की इकाई है, एमएफ इसका फुल फॉर्म होता है एमएमएफ का मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। तो एमएमएफ की जो इकाई होगी ये कैसी होगी, क्या होगी, मैग्नेटो मोटिव फोर्स मतलब चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल, इसकी इकाई क्या होगी। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की जो इकाई है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें वोल्ट, सेकंड दिया अगर, थर्ड दिया है एम्पियर टर्न और फोर्थ दिया है कूलाम। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का थर्ड ऑप्शन होगा एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट होती है एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है। मतलब कि ये कोई एसी है और यहाँ पर किसी भी पल का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा। तो एसी में साइनसॉइडल वेव फॉर्म होती है और हर समय इसका मान चेंज होते रहता है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और यही अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। तो इसमें एसी में प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज का किसी भी पल का मान चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है शिखर मान, सेकंड दिया है तात्कालिक मान, थर्ड दिया है आरएमएस मान और फोर्थ दिया है औसत मान। तो दोस्तों ये जो किसी भी पल का जो मान होता है, मतलब इस पॉइंट पर ही किसी भी मन का मान निकालेंगे तो इसे कहते हैं तात्कालिक मान। तो क्वेश्चन बी इसका, क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी इसका सही होगा। यही इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कहलाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्कालिक मान। तो दोस्तों इसको तात्कालिक मान भी कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों तात्कालिक मान, अर्थात क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47 में है आरएमएस मान है वोल्टेज में। तो आरएमएस मान जो है वो कितना होता है। तो आरएमएस मान इसे कहते हैं रूट मेन स्क्वायर, इसे कहते हैं रूट मेन स्क्वायर। इंग्लिश में रूट मेन स्क्वायर कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान दोस्तों। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट इसमें जो चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन देखेंगे तो आरएमएस जो मान होता है इसका मान जब भी निकलता है तो 0.707 निकलता है। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। एसी का आरएमएस मान ही काउंट किया जाता है, हमेशा एसी का जो आरएमएस मान है यही लिया जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एसी का ही आरएमएस मान लिया जाता है। तो जो एसी का जो आरएमएस मान है इसमें इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 47 का ऑप्शन थर्ड होगा। तो इसका मान कैसे हो जाएगा, VRMS इक्वल 0.707 इंटू V मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा V मैक्स या V मैक्सिमम। यदि वोल्टेज का आरएमएस मान निकालोगे तो ये इस तरीके से निकालना पड़ेगा 0.70, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 0.707 इंटू V मैक्सिमम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन थर्ड सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीटीसी का पूरा नाम क्या है। सीटीसी का पूरा नाम क्या है। तो सीटीसी का पूरा नाम होता है सी से कार्बन, टी से टेट्रा और सी से क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC। इसी का दूसरा नाम है CCl4। इसका दूसरा फार्मूला नेम क्या है, CCl4। CCl4 भी कहा जाता है
कई बार CTC दिया रहता है या तो फिर दिया रहेगा CCl4। तो ये भी हमें याद रखना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी या क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सेकेंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसे थोड़ा सा हम स्पेसिफाई करें, समझें। ये CTC जो है डी प्रकार की आग, मतलब डी क्लास डी की श्रेणी में आता है, और क्लास डी की श्रेणी में CTC का उपयोग करते हैं। ये क्लास डी की आग को बुझाने में काम आता है। साथ में किसी भी प्रकार की आग को बुझाने के काम में आता है CTC। किसी प्रकार से लगी हुई आग आप CTC से बुझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नियॉन टेस्टर अधिकतम कितने वोल्टेज को मापने में उपयोग करते हैं? तो ये जो नियॉन टेस्टर होता है दोस्तों, नियॉन टेस्टर इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नियॉन लैंप होता है जो इंडिकेटर का काम करता है, जो इंडिकेट करता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। तो उसमें जो लैंप जलता है वो नियॉन लैंप है, और उसमें नियॉन गैस भरी हुई है। नियॉन गैस भरी होने के कारण वो हो गया नियॉन लैंप, और टेस्टर में होने के कारण वो हो गया नियॉन टेस्टर। तो ये अधिकतम कितने वोल्टेज में यूज़ किया जाता है दोस्तों, ये हमें देखना है। तो अधिकतम नियॉन टेस्टर जो है मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक मापने में यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट दिया है 100 वोल्ट, सेकेंड दिया है 250 वोल्ट, थर्ड दिया है 400 वोल्ट, और फिफ्थ दिया है 500 वोल्ट। तो ये जो नियॉन टेस्टर जो होता है ये मैक्सिमम 500 वोल्ट, मतलब 500 वोल्ट तक आप इसे माप सकते हैं, मेज़र करने में यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हेक्साब्लेड निम्न में से किसका बना होता है? तो हेक्साब्लेड किसका बना होता है ये देखेंगे दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 50 हेक्साब्लेड जो है ऑप्शन दिया हुआ है। हेक्साब्लेड क्या होती है? ये जो आरी जो होती है, जिसे आप सामान्य शब्द में बोलते हैं आरी का जो उपयोग करते हैं, आरी का उपयोग, तो हेक्साब्लेड जो होती है इसमें फंसी होती है, और आरी जो है उस आरी में हम किसका यूज़ करते हैं? हेक्साब्लेड का। ये अक्सर लोहे की पाइप काटने में यूज़ किया जाता है, मतलब लोहे की जो पाइप वाइप है उसको काटने में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं दोस्तों। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है इसमें कि हेक्साब्लेड निम्न में से किसका बना होता है? मृदु इस्पात का, स्टेनलेस स्टील का, उच्च कार्बन इस्पात का, या उच्च वेग इस्पात का। तो इसका सही आंसर होगा उच्च कार्बन इस्पात का, मतलब कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये हाई कार्बन स्टील का। तो दोस्तों हाई कार्बन स्टील का बना होने के कारण ही ये हार्डनेस इसमें ज़्यादा होता है। यदि कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाए, मतलब कार्बन की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो मटेरियल हार्ड हो जाएगा और उसमें हार्डनेस ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए जो है ये हेक्साब्लेड जो है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साइड में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे, और शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से इसी तरीके से क्रम से जारी रहेगी। थैंक यू।